बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 36, ट्यूसडे, मार्च 10। सबसे पहले हम थोड़ी सी बात कर लें आज के इस माइक्रो टीचिंग सेशन के हवाले से। आप लोगों का क्या फीडबैक है ना? ओके, और कोई फीडबैक? मिसबा कुछ? ठीक है, कुछ खूबी भी नजर आई थी। ओके, हुमा ने यहाँ पे, जी खदीजा। ओके, ओवरऑल कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने प्रेजेंट किया। अलबत्ता जो चीज सबसे बुरी लगी कि वो बार बार अपने मोबाइल या अपने नोट्स की मदद ले रही थी। और मैं नहीं समझता कि ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग का टॉपिक इतना डिफिकल्ट हो जिसके लिए बार बार आपको नोट्स देखने की जरूरत पड़ रही हो। अलबत्ता जब उन्होंने पढ़ाना शुरू किया तो फिर उसके अंदर उस नोट्स के बावजूद भी एक बहुत बड़ा ब्लंडर नजर आया कि वो तमाम चीज़ों को बिल्कुल आपस में मिक्सअप कर रही थी। और मैं ये समझता हूँ कि ये कंटेंट की वीकनेस थी। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने बात की कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग और एवरीडे एक्सपीरियंसेस के दरमियान क्या फ़र्क है, लेकिन उसके बाद उन्होंने इस टॉपिक को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया कि सीपीटी और लाइफ लॉन्ग लर्निंग के दरमियान क्या रिलेशनशिप मौजूद है। फिर जब उन्होंने शुरू किया कि हमारी लाइफ में कौन कौन से तरीके हैं या कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं, तो दोनों का आपस में काफ़ी ज़्यादा मिक्सअप हो रहा था और बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। इनसे भी जो सवालात पूछे गए तो सवालात में से अक्सर सवालात को उन्होंने रिपीट नहीं किया। और जब सवाल का आंसर दे रही थी तब भी उन्होंने क्लास को एंगेज करने की कोशिश नहीं की। बहरहाल वो आई यहाँ पे, और बाज दफा जो हमारे यहाँ लोगों ने इतनी बुरी यहाँ पे माइक्रो टीचिंग सेशन कराए, उससे तो फिर भी बहुत बेहतर था, लेकिन इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। और यहाँ पे मेरे ख्याल में जो सबसे इम्पोर्टेंट टेक अवे है वो ये कि सिर्फ कॉन्फिडेंस का होना काफी नहीं है। जाहिर है जिन लोग में कॉन्फिडेंस नहीं है, अब किसी से मैंने सवाल पूछा तो वो तो क्लास से ही गायब हो गई। राइट, आपके सामने ऐसे भी बच्चे मौजूद हैं जिनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना लो है कि क्लास में उनको एंगेज करो तो वो अगली दफा आते ही नहीं है। ना हम आएंगे ना सर हमें एंगेज करेंगे। लेकिन इतना कॉन्फिडेंस, लेकिन अगर आप में कॉन्फिडेंस है तो उसी पे इक्तफा करना काफी नहीं है, आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाने की जरूरत है। और नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो तमाम टिप्स को हम शेयर करते रहते हैं कि सवाल का आंसर देते वक्त अपनी क्लास को एंगेज करें, या इसी तरीके से घर पे लेक्चर सुनने के बाद आप लोग उसके मोटे मोटे पॉइंट्स बनाकर लाजमन लेकर आए। अब जो है आप लोग को शायद सुनने में आ भी रहा हो कि ऑनलाइन क्लासेस की बात चल रही है। अभी तक कुछ अनाउंस नहीं हुआ है। बहरहाल ये ऑनलाइन क्लासेस से आप लोग शायद खुश भी हो रहे हो, लेकिन नहीं खुश हो। मुझे तुम्हारी खुशी बहुत जहर लग रही है। पास तुम्हारी मुस्कुराहट जहर लग रही है। ओके, इसमें असल बात ये होती है कि ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से हम देख चुके हैं कि अक्सर और बेशतर हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है वो गिर जाता है। तो बहरहाल जो आप लोग को मौके मिल रहे हैं या मौके मिले हैं उसकी कदर करनी चाहिए। लास्ट सेमेस्टर भी मैंने बार बार ये बात की थी कि जिंदगी हमेशा एक सी नहीं रहती, जो मौके मिल रहे हैं उसको हमें अवेल करना चाहिए। अब देखें क्या होता है, क्या अनाउंस होता है। कुछ ये भी सुन रहे हैं कि हफ्ते में 3 दिन क्लासेस होंगी और बाकी दिन ऑनलाइन होगा। तो जो भी मौका मिल रहा है उसको अवेल करना, आप लोग को चाहिए कि उसको अवेल करें। मेरे ख्याल में जब यहाँ पे खड़े होने के बाद आपको अपनी कमजोरियों का एहसास हो रहा हो तो फिर अब ये भी सोचना चाहिए कि उन कमजोरियों को हमने दूर कैसे करना है, और उसको दूर करने का जब मौका मिल रहा हो तो उसको अवेल करना चाहिए। ठीक है, बहरहाल मैं भी थोड़ा सा खुश हूँ ऑनलाइन एजुकेशन से, क्योंकि रमजान के अंदर बहरहाल बहुत ज्यादा जबरदस्त तरीके से थकन हो जाती है। ओके, आप लोग बैठ जाए। अच्छा, हमारा टॉपिक था लाइफ लॉन्ग लर्निंग का। हमने बात की कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग का मतलब क्या है, और हमने इस बात को रियलाइज किया था कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग बुनियादी तौर पर खुद तो एक बहुत आसान सी चीज है, जिसका मतलब ये कि जिंदगी भर अपनी तालीम के हुसूल का सिलसिला जारी रखना। लेकिन 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 जब हम आगे बढ़ते हैं, हमने देखना शुरू किया तो हमें नजर आया कि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिसकी तरफ शायद हमारी तवज्जो नहीं गई। हमने इस बात को रियलाइज किया कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग एक अलग चीज है और जिंदगी की रोजमर्रा के तजुर्बात अलग चीज है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग के अंदर आप एक नियत के साथ, एक इंटेंशन के साथ, एक प्लानिंग के साथ, एक ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ने की, सीखने की कोशिश करते हैं। फिर हमने यहाँ पे ये भी बात की कि सीपीडी और लाइफ लॉन्ग लर्निंग का क्या हिस्सा है, और हमने इस बात को रियलाइज किया था कि सीपीडी और लाइफ लॉन्ग सीपीडी जो है वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग का हिस्सा है। अलबत्ता लाइफ लॉन्ग लर्निंग एक ब्रॉडर टर्म है।
जिसके अंदर आपका, जिसकी बुनियादी बात अगर हम देखें तो ये कि आपके अंदर माइंडसेट ये हो, आपके अंदर शौक हो, आपके अंदर जस्तजू हो कुछ सीखने की। फिर हमने बात की थी कि हम किन किन तरीकों से लाइफ लॉन्ग लर्निंग के ऊपर अमल कर सकते हैं। तो जिसमें हमारे सामने बात आई कि आज के इस दौर के अंदर हमारे पास बेतहाशा जराए मौजूद है। हम लोग ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, ऑनलाइन फोरम्स को हम ज्वाइन कर सकते हैं। डिफरेंट तरीकों से हम लोग अपनी इस ऑनलाइन एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। बुक्स है हमारे पास, मूवीज है, डॉक्यूमेंट्रीज है, टीवी शोज है। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारा माइंडसेट ये हो कि हमने कुछ सीखना है। वरना देखने को तो या सारे जराए तो सभी के पास मुयस्सर है, लेकिन अगर आपका वो माइंडसेट नहीं है, अगर वो जुस्तजू नहीं है, वो तलब नहीं है, तो ये तमाम की तमाम चीजें आपके ऊपर किसी भी किस्म का असर नहीं कर पाती। किसी ने बड़ी अच्छी एग्जाम्पल दी थी कि जैसे कहीं पे बारिश हो रही हो और आप बारिश के अंदर कोई बर्तन अगर बाहर रख दें तो कुछ ही देर के अंदर उस बारिश से वो बर्तन पानी से भर जाता है। लेकिन अगर आपने उस बर्तन को उल्टा रख दिया, क्या भर पाएगा? तो इस हमारे आज के इस दौर के अंदर हमारे पास जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग के इतने सारे सोर्सेज मौजूद हैं, इतनी सारी रिसोर्सेज मौजूद हैं, अब जो चीज है वो ये कि एटलीस्ट हमारा बर्तन जो है हम सही डायरेक्शन में रखें, हमारे अंदर ये जस्तजू हो, तलब हो, और या फिर साथ ही साथ हमारा ये भी माइंड सेट हो कि मैंने कुछ सीखना है। ऐसा ना हो कि कल जब मैं टीचर बन जाऊं तो उस वक्त मेरे जहन में ये सोच हो कि भाई मैंने तो बीएड किया है, मेरी तो इतनी जीपीए आई थी, या मैं तो इतनी अच्छी स्टूडेंट थी, मुझे कौन होते सिखाने वाले। या कुछ अरसे के बाद अगर पीएचडी हो गया तो फिर आपका दिमाग खराब हो जाए। वैसी पीएचडी को क्या कहते हैं? फिरा हुआ दिमाग। तो ऐसा ना हो कि पीएचडी करने के बाद आप सोचें कि अब मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। आपका अगर ये माइंड है, ये सोच है कि मैंने कुछ ना कुछ सीखना है, तो ये तमाम रिसोर्सेज आपके काम आ सकते हैं। लेकिन अगर आपका माइंडसेट नहीं है तो फिर ये में से तमाम के तमाम सोर्सेज जाया हो जाते हैं। फिर हमने इस बात को रियलाइज किया कि यार देखो, कहना तो आसान है, बातें करना तो बड़ा आसान होता है कि भाई जिंदगी भर इनका सिलसिला जारी रखो, जिंदगी भर इनका सिलसिला जारी रखो। कहना तो बड़ा आसान है, लेकिन इस पे अमल करने वाले लोग कितने होते हैं? इसके ऊपर इसके जो फिलॉसफी पे अमल करने वाले लोग, इस फिलॉसफी को फॉलो करने वाले लोग कितने होते हैं? फिर हमने कुछ इश्यूज के बारे में बात की कि आप लोग जो है, आप लोग को अपनी जिंदगी के अंदर कौन कौन से ऐसे इश्यूज नजर आते हैं जो आप समझते हैं कि आपकी इस तालीमी सिलसिले के अंदर रुकावट डाल रहे होते हैं। एक बड़ा इशू हमारे सामने आया, घर के हालात। घर के अंदर हमेशा आपको एक ऐसा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं मिलता जिसके अंदर आप अपनी तालीम का सिलसिला जारी रख सकें। एक और इशू किसी ने बताया कि जी हम थक जाते हैं। फिर किसी ने कहा कि रिसोर्सेज की कमी है, कहीं पे लोड शेडिंग का मसला चल रहा है, कहीं पे गैस की लोड शेडिंग हो रही है, आपको कुछ पता ही नहीं होता, आप घर जा रहे हैं तो घर में कितने बजे पहुंच रहे हैं। ट्रांसपोर्ट का मसला, आप यहाँ पे सोच के निकलते कि 15 मिनट का सफर है, लेकिन जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है वो 15 मिनट की बजाय आपको कई घंटों में पहुंचा रही है। कहीं आप पे ट्रैफिक जाम हो गए, कहीं पे कोई दूसरा इशू हो गया। इसी तरीके से हमने देखा कि एक आपका फिजिकल एग्जॉस्शन का मसला आ रहा है, फिर एक और मसला फाइनेंशियल इशू आ रहा है। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो हमारे इस तालीमी सिलसिले में रुकावट डाल रहे होते हैं। एक और वजह ये होती है कि हमारे अंदर शौक ही नहीं होता, माइंडसेट ही नहीं होता कि हमें कुछ सीखने की जरूरत है। बाज दफा हमें कुछ सिखाने वाला नहीं होता, हमें कुछ समझाने वाला नहीं होता कि भाई सीख लो, समझ लो, कर लो, पढ़ लो, अपनी तालीम का सिलसिला जारी रखो। ज्यादातर लोग शायद हमें जिंदगी में ऐसे मिले जो ये कहें बहुत पढ़ लिया, अब कितना पढ़ते रहोगे, तुमने इतना पढ़ा था, तुम्हें मिला क्या? ऐसे है लोग खानदान में। आपके वालिदैन से कहने वाले होंगे कि अपनी बच्चियों को इतना पढ़ाया, तुम्हें मिला क्या? कितना कमा रही है वो, क्या हो गया उसको, फला को देखो, फला ने ऐसा कर लिया था। तो ये वो तमाम मामलात हैं जो हमें नजर आता है कि बज़ाहिर की आसान सी बात, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, जिंदगी भर तालीम का उसूल जारी रखो, बज़ाहिर ये आसान सी बात हमारे लिए कितनी दुश्वार हो जाती है। अब हम थोड़ा सा सोचते हैं कि इसके सोल्यूशंस क्या है। देखो, हम इसके सोल्यूशंस पे इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हमारी कोशिश ये है कि इस क्लास को हम सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ना लेके चलें। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग के ऊपर आपको एक 1 पेज का नोट डिक्टेट करा दिया, बात काफी है, हो गया, आपने याद किया, पेपर में लिखकर आ गए। लेकिन हम ये चाहते हैं, हमारी ये ख्वाहिश है, और अल्लाह हमें तौफीक दे कि जो हम यहाँ से पढ़ के जा रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकें, उस पर सोचें, गौर करें। अब हमने सोचा कि यार तमाम रिसोर्सेज की भी हमने बात कर ली, हमने उनके चैलेंजेस की भी बात कर ली। अब हम थोड़ा सा ये तो बात करें कि इन चैलेंजेस को हम कैसे पूरा कर सकते हैं। क्या ये कह देना काफी है कि हमारे पास ये मसाइल हैं, क्या इन मसाइल का कोई हल नहीं है? क्या ये चीजें ऐसी हैं
कि जिनका हम समझ सकते हैं कि बस ये हमारे नसीब का लिखा हुआ है, इसको नसीब का लिखा हुआ सोच के हम लोग कबूल कर लें। अब मैं आप लोग से पूछ रहा हूँ, आप लोग के जहन में क्या सोल्यूशन आता है? अगर एक बात पूछो, क्या चीज जहन में आती है? जी मुस्फिरा। ओके, मुस्फिरा ने कहा एक माइंडसेट बनाना। अब मैं मुस्फिरा की इसी बात को लेकर आगे चलता हूँ। जिन घरों के अंदर पढ़ाई का माहौल है, जिन घरों के अंदर उनके वालिदैन या उनकी वालदा जो है जरा सा मार पीट के या समझा बुझा के पढ़ाई पे लेकर आते हैं, वहां पर एक जुमला बड़ा कॉमन होगा, शायद सुना हो, अपने फला कजन को देखा कितना पढ़ रहा है। सुना है? ठीक। अच्छा, सवाल ये होता है कि इसकी क्या वजह है कि वालिदैन के अंदर ये शौक है, फला को देखो फला को देखो, वो क्यों फला फला कर रहे होते हैं? उम्मे अबिया क्यों कर रहे होते हैं फला? उम्मे अभी आप ही हैं? जी अबिया, जोर से बोलो। उनकी मिसाल दे रहे होते हैं। इंसानी जहन या इंसानी नफ्सियात ऐसी है कि वो मिसाल को देखकर उसको कॉपी करता है। हमने अपनी एजुकेशन लाइफ के अंदर, अपनी इवन टीचिंग के अंदर हमने देखा है, क्लास के अगर अक्सर बच्चे अच्छे हों तो इनके वीक स्टूडेंट्स जो होते हैं वो भी बेहतर हो जाते हैं। और अगर क्लास के अंदर एक ग्रुप या चंद बच्चे बुरे हो जाएं तो उनकी देखा देखी पूरी की पूरी क्लास बर्बाद हो जाती है। बाकायदा हमने इस बात को देखा कि ऐसे भी हमारे पास बैचेस आए हैं कि जब वो एक दफा बिगड़े तो इतना गंदा बिगड़े कि अब टीचर्स दुआ करने लगे कि बस इनसे जल्दी से जान छूटे। वजह क्या थी कि चंद बच्चों ने उस क्लास के अंदर माहौल को खराब किया और उनकी मिसाल के देखा देखी दूसरे बच्चे भी उसी रंग में रंग गए। इंसान के अंदर ये सलाहियत है कि वो दूसरों की मिसाल को देखकर कॉपी करता है। मसलन आपने देखा होगा कि हमारे एक बात करने का अंदाज है, राइट? आपके घरों के अंदर एक बात करने का अंदाज होता है। मसलन एक पश्तून ले जाए, ओके, मेमन हजरात जो होते हैं उनके बात करने का अपने एक अंदाज होता है, सिंधियों की अपनी एक तरीकेकार है, हैदराबादियों की अपनी एक जबान है। तो क्या बाकायदा वहां पे अम्मी जान जो है क्लास करवाती हैं कि बेटा अब तुम चूंकि हैदराबादी हो तुमने इस लहजे में बात करनी है, या तुम चूंकि मेमन हो तुमने इस लहजे में बात करनी है? बात यह होती है कि उस मिसाल को देखकर खुद ब खुद हम उसकी मिसाल को कॉपी करने लगते हैं। ये इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने ये सलाहियत रखी है। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा अच्छे लोगों की सोबत में बैठो। अच्छे लोगों की सोबत आपकी जिंदगी को बदल देती है। इसकी एक और मिसाल है, मेकअप की ले लें आप, कि आपने देखा होगा कि जब बच्चियां थोड़ी बड़े होने लगती हैं तो खुद ब खुद उनको मेकअप करना आ जाता है। कोई अलग से क्लास नहीं कर रहा होता, क्योंकि वो अपनी बड़ी बहनों से, अपनी वालदा से ही इन तमाम चीजों को कॉपी कर रहे होते हैं। आप में से कितनी ऐसी थी जो बचपन में अपनी वालदा का पर्स वगैरह लेके खेलती थी? फातिमा, अभी भी खेलती हो? और कितने ऐसे थे जो टीचर बनते थी? फातिमा तुम तो हाथ ऊपर करो, तुम्हें तो बड़ा शौक है। राहमीन का, राहमीन, वाह। मतलब राहमीन ने तो पिछले सेमेस्टर में जो उन्होंने नकल की वो तो ऐसे ही की गई जैसे जैसे सबसे ज्यादा शौक था। आप लोग इंस्टाग्राम पे देखिएगा, आप लोग को हमारी वीडियोस मिलेंगी जिसमें फातिमा ने और राहमीन ने जो है कुछ टीचर्स की, मैं नाम नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद पहचान लीजिए किसकी बात की। तो ये ना आपने नजर आ रहा है कि बच्चों में खुद ब खुद ये सलाहियत होती है, कि बच्चों में नहीं बड़ों में भी होती है। हम बड़े जो होते हैं, मैं आपको इससे मिसाल दूं कि कॉलेज के अंदर अब एज ए टीचर मैं आपको बहुत सारी बातें नहीं बता पाता, लेकिन हमारे फैकल्टी मेंबर्स के अंदर हमें तब्दीलियां नजर आई हैं। इसकी वजह क्या थी कि हमारे प्रिंसिपल साहब ने अपनी एग्जाम्पल से शो किया। रोजाना असेंबली के अंदर मौजूद है, उनकी बेटी की शादी थी रात, जो लोग उनकी शादी में अटेंड जिन लोग ने किया वो बता रहे हैं कि रात 2 बजे तक तो सर वहीं पे थे। अब बेटी की शादी हो तो 2 बजना तो कोई आम सी बात है। अगले दिन सर यहाँ कॉलेज में मौजूद थे। तो जब उन्होंने सही कर लिया एक दफा, तो जब उन्होंने अपनी एग्जाम्पल ऐसी शो की कि जो अपने घर में कुछ भी इशू हो अगले दिन वो कॉलेज में मौजूद है, तबीयत खराब है तब भी कॉलेज में मौजूद है, तो हमें नजर आया कि फैकल्टी मेंबर के अंदर भी पॉजिटिव चेंज आने लगा। कि अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया ही ऐसा है कि वो दूसरों की एग्जाम्पल को देखकर फॉलो करता है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग पे अमल करना थोड़ा सा हमारे लिए इसलिए भी मुश्किल होता है कि हमें अपने माशरे के अंदर रोल मॉडल नजर नहीं आते। हमारे माशरे के अंदर अगर आप गौर करें, पाकिस्तानी माशरे के अंदर कोई भी बंदा अगर मशहूर हो जाता है, कोई भी बंदा फेमस हो जाता है, कुछ ही अरसे के अंदर वो बदनाम भी हो जाता है। कोई एक नाम मुझे ऐसा बता दो जिसके बारे में कंट्रोवर्सी ना हो। हर शख्स पाकिस्तान की तारीख के अंदर, कोई भी शख्स आगे बढ़ा, लोगों ने उसकी मिसालें देने लगी,
तो कुछ ही दिनों के अंदर उसका कोई ना कोई स्कैंडल सामने आ गया। ये कुछ हमारे जो ताकतवर लोग हैं उनका भी मिजाज है कि किसी को भी इतना पावरफुल होने ना दो कि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएं। हर किसी का स्कैंडल तैयार रखो ताकि जब हमारा दिल चाहे उसको हम बदनाम कर सकें। कल कला ये शख्स मजबूत होकर हमें आंखें दिखाने लगे तो उसी वक्त हम उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच लें। और कुछ हमारा मिजाज भी ऐसा बन गया है कि हमसे किसी की कामयाबी बर्दाश्त नहीं होती। मसलन अगर आज आपके सामने फातिमा रमजान इंशाल्लाह ताला आने वाले सालों में बहुत कामयाब हो जाएंगी और आपके सामने एग्जाम्पल दी जाएगी तो कश्यप कहेगी पता है मुझे कैसी थी वो, उसकी असलियत तो मुझे पता है। ये हमारी जहनियत है, ये हमारी मेंटेलिटी है। ठीक, हमारे रिश्तेदार हो, हमारा कोई भी बंदा आगे बढ़ता है तो हम फौरन उसके बारे में नेगेटिव पॉइंट्स ढूंढने लगते हैं। नतीजा क्या निकलता है कि हम रोल मॉडल से महरूम हो जाते हैं। अलबत्ता यहाँ पे आपको ये बात समझनी चाहिए कि ये जो रोल मॉडल्स है ना जिसकी हम बुराइयां कर रहे हैं, उन रोल मॉडल्स आपकी बहुत बड़ी ताकत है। उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाने के लिए। जो बच्चे मेरे साथ डिफरेंट काम करते रहते हैं उनको ये जुमला मैंने सुना भी होगा कि हर शख्स के अंदर कुछ पॉजिटिव भी होता है, कुछ नेगेटिव भी है। मैं अगर यहाँ पे टीचर हूँ तो यकीनन मेरे अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव क्वालिटीज हैं, लेकिन मैं परफेक्ट हो ही नहीं सकता। अगर कोई शख्स कह रहा है सर आप बहुत अच्छे हैं, तो या तो उस शख्स ने सही से एनालाइज नहीं किया या वो मक्खन लगा रहा है। मेरे अंदर खामियां भी मौजूद हैं। हमें इंसान को कबूल करना चाहिए कि उसके अंदर खूबियां भी होंगी और खामियां भी होंगी, और उसकी खूबियों को देखते हुए हमें उसको कॉपी करने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ एक बड़े मजे की बात है, अगर आप थोड़ा सा गौर करें, आप में से किस किस को स्पोर्ट्स में किस किस ने हिस्सा लिया था आप यहाँ क्लास से? ओके, एक आपको पता है कि इंसानी तारीख के अंदर हमेशा ये सोच थी कि अगर आपने एक मील का फासला रनिंग करनी है, राइट, एक पता तय किया कि जी हम यहां से एक मील तक का फासला रन करेंगे, तो सबसे पहले आएगा वो जीत जाएगा। अब कई सदियों से ये मुकाबले होते रहे, ओलंपिक्स तो कई सदियों से चल रहा है, और हमेशा इस बात को नोट किया कि 4 मिनट से पहले कोई आ ही नहीं पा रहा। उन्होंने ये समझा कि जब सदियों से एक चीज का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि अगर इंसान ने 1 मील का फासला तय करना है दौड़ते हुए, जितना भी तेज दौड़ ले, जितना भी तेज दौड़ ले, 4 मिनट से पहले नहीं आ सकता। और उन लोगों ने यह समझ लिया कि गोया के ये इंसान की जिस्म की लिमिटेशन है, कि इंसान का जो जिस्म है उसके अंदर इस बात की सलाहियत ही नहीं है कि वो 1 मील का फासला 4 मिनट से पहले अबूर कर सके। लेकिन लेकिन 1954 के अंदर एक साहब थे रॉजर बैनिस्टर, इन्होंने दौड़ना शुरू किया, दौड़े, और इन्होंने इन्होंने 4 मील का फासला तय किया 3 मिनट 59.4 सेकेंड। 59.4, सिर्फ और सिर्फ कितना? 0.6। फर्क कितना पड़ा? सिर्फ और सिर्फ 0.6 का। यह देखना ही था कि लोग हैरान रह गए। एक ऐसा रिकॉर्ड जो सदियों से कोई तोड़ नहीं पाया। सबके जहनों में क्या बैठा हुआ था कि 4 मील का फासला तो भाई तोड़ ही नहीं सकते, ये तो तुम छोड़ दो। मसलन अगर रहमीन जाके अपने इंस्ट्रक्टर से कहती मिस नादिया मैं तोड़ के दिखाऊंगा, वो क्या कहती? बेटे कोई और बात करो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, इंसानी जिस्म के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है। 1954 के अंदर रॉजर बैनिस्टर साहब ने तारीख में पहली दफा 59.4, ओके, 0.6 सेकंड पहले, 0.6, पूरा 1 सेकंड भी नहीं, सिर्फ 0.6 सेकंड पहले उन्होंने इस मील को पूरा करके दिखा दिया। लोग हैरान रह गए, और लोगों के दिल में जो जहन में एक बैरियर था, एक रुकावट थी फबीहा, एक रुकावट थी कि भाई ये तो कोई कर ही नहीं सकता, वो रुकावट जहन से दूर हो गई। पता चला कि 46 दिन के अंदर अंदर, यानी 2 महीने भी पूरे नहीं हुए थे, कि एक दूसरे साहब ने इस रिकॉर्ड को पूरा किया 3 मिनट 59.9 सेकेंड। पहले वाले से तो 2 मिनट 2 सेकंड 1 सेकंड भी पूरा नहीं हुआ था, इस बंदे ने तकरीबन पूरे 2 सेकंड करके दिखा दिया। तो मैं इस बात का अंदाजा लगाओ, सदियों से, एक सदी में कितने साल होते हैं? आपको अगर अपनी उम्र का अंदाजा लगाओ, अगर हम 100 साल की बात करें, हम में से अक्सर को 100 साल पूरा देखना मौका ही नहीं मिलता। सदियों से, ठीक है, कई सदियों से हम देख रहे हैं कि इंसान कोशिश करता रहा लेकिन कभी कामयाब नहीं हो पा रहा। इधर एक बंदे ने, रॉजर बैनिस्टर ने, थोड़ा सा बस करके दिखा दिया, 0.6 सेकंड उसको उन्होंने करके दिखा दिया। पता चला कि 2 महीने के अंदर अंदर एक दूसरे साहब ने आगे बढ़ के 2 सेकंड का भी कम करके दिखा दिया उन्होंने। कहा यह था कि एक रिकॉर्ड कोई तोड़ ही नहीं पा रहा, एक बंदे ने पहल कर ली,
बिस्मिल्लाह कर ली, पहला काम करके दिखा दिया। पता चला कि चंद ही 2 ही महीनों के अंदर अंदर एक साहब ने उनसे कई गुना बेहतर परफॉर्मेंस करके दिखाने में कामयाब हो गए। तो हम देख रहे हो कि जो मेंटल बैरियर होता है कितनी बड़ी एक हमारे जहन में रुकावट बन जाती है। जब हम पहले ही से सोच लेते हैं कि हम ये काम नहीं कर सकते तो हम ये काम नहीं कर पाते। लेकिन जब हमें नजर आता है किसी और का रोल मॉडल, किसी और की एग्जाम्पल, तो हम करने में कामयाब हो जाते हैं। मौजूदा दौर के अंदर हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो अभी मौजूदा जो रिकॉर्ड चल रहा है वो ये है कि 3 मिनट 43 सेकेंड्स। कहाँ बात शुरू हुई थी 0.6 से, अब उसको देखो पीछे कितने तक लेकर आ गया, तकरीबन आपके 17 सेकेंड पर। राइट। अच्छा, अब यही वाली बात अगर हम जो अपनी जो पाकिस्तानी हम बात करें कि जो हमारे जो सोच है, हमारा जो एक माइंडसेट है कि अगर यही साहब पाकिस्तानी होते तो हम क्या करते, हम कहते हैं कि इसको फला पार्टी की वजह से जीता। ठीक है, ऐसे ही होता है ना हमारे यहाँ, पार्टीज आके सियासतदान आके क्रेडिट लेने लगते हैं, हम उनकी बुराई करने लगते हैं, हम जो है उनके घर के स्कैंडल निकालने लगते हैं, हम उनकी कोई साबिका बीवी या किसी और को निकाल के ले आते हैं, वो उनके बारे में ये कह रही है। अब वो रोल मॉडल हमारा पीछे चला जाता। असल काम हमारा ये है कि हमें किसी भी शख्स के अंदर कोई खूबी नजर आए, भले वो अपनी जाती जिंदगी में कितनी ही खामियां क्यों ना हो, हम उन खूबियों को कॉपी करने की कोशिश करें। हमारे सियासतदान है, हम उन सबको बुरा समझते हैं, हमें उनसे शिकायत है, लेकिन बहरहाल एक बात तो है कि ये लोग इतनी बड़ी उम्र के अंदर भी बहुत सारे काम कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे अंदर क्या कमजोरी है? ठीक है, हम करप्शन नहीं करें, ठीक है, हम नाजायज काम ना करें, ठीक है, हम जो है मतलब ईमानदारी से अपने पेशे के साथ वफादार रहें, ईमानदारी से अपना रिस्क हलाल कमाएं, लेकिन हम ये भी तो देखें कि उनमें ये सलाहियत है कि वो बैक वक्त बहुत सारे कामों को मैनेज कर रहे होते हैं। हम इस चीज को सीखने की कोशिश तो करें। हमारे पास एक रोल मॉडल है, हमारे कॉलेज में एक टीचर है, अब इवनिंग में पढ़ा रहे हैं, पहले मॉर्निंग में भी थे, प्रोफेसर हबीब अहमद साहब। आप में से किस कौन कौन इनको जानता है? जो हमारे 4 ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो उनको जानते हैं, वो उनको देख चुके हैं। सर हबीब अहमद ने अपनी रिटायरमेंट से बमुश्किल 2 महीने पहले पीएचडी कंप्लीट की। अब आप कहेंगे कि जी उन्होंने पीएचडी की ना तो उनको पैसे मिल रहे होंगे, अलाउंस मिलता है पीएचडी का, लेकिन ऐसा नहीं है। जब रिटायरमेंट से 2 महीने पहले कंप्लीट की है तो उनको कौन सा अलाउंस मिल रहा था? अलाउंस तो मंजूर कराने में कई साल लग जाते हैं, इसीलिए लोग कोशिश करते हैं जल्दी पीएचडी कर लें ताकि जल्दी से अलाउंस मिलना शुरू हो। तो उस बंदे को तो मुश्किल से 2 महीने पहले पीएचडी कंप्लीट हुई, किसी भी किस्म का अलाउंस नहीं मिला। अगर वो रिटायर हो गए तो इसका मतलब उनकी एज कितनी थी? 60। अब एक बंदा 60 ईयर्स की एज के अंदर पीएचडी करने क्यों जा रहा है? 60 के आसपास शुरू की ना। क्या वो शादीशुदा नहीं थे? बिल्कुल थे। क्या उनके बच्चे नहीं थे? बिल्कुल है। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी लाइफ लॉन्ग लर्निंग को इंश्योर करने के लिए उन्होंने कहा कि मैं अपनी तालीम का सिलसिला जारी रखूंगा। इनकी एक और स्टोरी में बताऊं, ये इकरा यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे थे। वहां जब उनका फाइनल स्टेज पे पहुंचे तो उनके सुपरवाइजर और कुछ लोगों ने इनको तंग किया और उनके रास्ते में ऐसी रुकावट, बस ये होता है सुपरवाइजर के हाथ में बहुत कुछ होता है, तो इतनी सियासत की उनके साथ कि वो बेचारे अपनी पीएचडी छोड़ने पे मजबूर हो गए। अब आप अंदाजा लगाएं कि कई साल से वो इकरा यूनिवर्सिटी में अपना काम कर रहे हैं, फाइनल स्टेजेस में पहुंच के कोई बंदा उनके रास्ते में रुकावट बन के खड़ी हो जाए, ठीक है, खड़ा हो जाए कि मैं आपको ये पीएचडी नहीं करने दूंगा, मजबूरन आप यूनिवर्सिटी छोड़ने पे मजबूर हो जाए। अब ये चीज मुझ में और अगर हम में और आप में के साथ होती तो हम लोग क्या करते हैं? बिल्कुल, उन्होंने छोड़ा, लेकिन सिर्फ छोड़ा नहीं, उन्होंने एडमिशन कहाँ लिया? कराची यूनिवर्सिटी में। उन्होंने कहा ठीक है, एक दरवाजा बंद हुआ है तो क्या होगा, दूसरा दरवाजा तो है। और वहां से उन्होंने अपनी पीएचडी कंप्लीट की। आज इस वक्त वो कहाँ पे जॉब कर रहे हैं? इकरा यूनिवर्सिटी में। और जब हमसे मुलाकात हुई तो मैंने पूछा सर आप गए तो उन लोगों के पास जो जिन्होंने आपके रास्ते में रुकावट खड़ी की थी, जाके आपने उनको अपना चेहरा दिखाया? तो वो कहने लगे कि जी मैं गया भी था और उनकी मेरे पास कॉलें आती रही। आप पूछ रहे थे क्या वाकई ना आपने पीएचडी कर ली है? अब आप देखो कि वो तो सोच रहे थे कि हमने इस बंदे के रास्ते में रुकावट खड़ी की है, ये बंदा तो गया, लेकिन इस बंदे ने नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया। अब इसी तरीके से हमारे पास और भी एग्जाम्पल्स हैं। सर सफदर भी पीएचडी कर रहे हैं। क्या सर सफदर शादीशुदा है? बिल्कुल है। उनके बच्चे हैं? जी बिल्कुल है। क्या वो शाम को और भी पढ़ाने जाते हैं? जी बिल्कुल जाते हैं। क्या रात को वो कुछ और भी उनकी एक्टिविटीज है? बिल्कुल है। तो वो पीएचडी भी तो कर रहे हैं। मिस सईद फातिमा ने पीएचडी कर रही है, मैरिड है, बच्चे हैं, सब कुछ है। सर शर्जील भी कर रहे हैं, और भी टीचर्स कर रहे हैं। अब जब आपके सामने ऐसी रोल मॉडल्स होंगे तो आपके अंदर खुद ब खुद ये शौक पैदा होगा कि जब ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। अब क्या इनमें से तमाम के तमाम टीचर्स का मैंने नाम लिया कि तमाम के तमाम टीचर्स परफेक्ट हैं? क्या ये कामिल है? ऐसा नहीं है, कामिल कोई भी नहीं है।
हर शख्स के अंदर कुछ खामियां, कुछ गलतियां होती हैं, राइट। हमारा काम यह है कि हम उस दूसरे शख्स की खूबियों को देख के उनको उसके हिसाब से अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करें। ठीक, यहां तक बात समझ में आई? आई होप कि ये चीज आप लोग को जिंदगी में याद रहेगी। अच्छा, इसके अलावा फिर हमने कहा कि जी हमारे पास वक्त नहीं होता, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास वक्त नहीं होता, उसको मैनेज करने के लिए हमारे पास तरीका है कि हम टाइम मैनेजमेंट को बाकायदा सीखें। बाकायदा हमारे पास इतना सारा मवाद मौजूद है कि टाइम मैनेजमेंट सीखो, एनर्जी मैनेजमेंट सीखो। मैंने लास्ट सेमेस्टर बात भी की थी कि हम अपने अंदर सीखें हम किस तरीके से अपना टाइम, अपनी एनर्जी को मैनेज कर सकते हैं। सीखने का मवाद है ना। अब ये मेरा और आपका काम है कि हम इसको सीखने की कोशिश करें। ठीक। अच्छा, एक और मैंने इसमें लास्ट टाइम भी बात की थी, दोबारा बात को रिपीट कर लूं कि टाइम मैनेजमेंट का जो एक बुनियादी असूल है, जो बुनियादी बात है, वो ये कि आप जो है अपने कामों को सुबह सवेरे लिखना शुरू करें। लिखें कि मैंने आज के दिन ये काम करने हैं। बाकी फिर टाइम मैनेजमेंट की जो भी टेक्निक्स है, उन सब की बुनियाद क्या है? कामों को लिखना। फिर हमने बात की, इसके अलावा अगर हमारे पास एक इशू आता है फाइनेंशियल लिमिटेशन का, तो अब फाइनेंशियल लिमिटेशन के लिए हमारे पास इसके ऑल्टरनेट्स हैं जिसको हम सीख ढूंढ सकते हैं। मसलन ऑनलाइन कोर्सेज को ढूंढना, ऑनलाइन स्कॉलरशिप्स को ढूंढना, राइट। हमारे पास आज के इस दौर में स्कॉलरशिप्स भी मौजूद है, हमारे पास ऑनलाइन फ्री कोर्सेज भी मौजूद है। इसके अलावा आपका जो माहौल होता है वो आपको सीखने के अंदर बहुत कुछ मदद करता है। आप अगर अपने जब जॉब पे जाएंगे, अपने टीचिंग के अंदर आप स्टाफ रूम में जाएं, उस स्टाफ रूम के अंदर भी आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। आपके तमाम टीचर्स शायद आपसे सीनियर हो, शायद उनके स्टाइल कुछ, इवन जो जूनियर होगा, क्या पता उस जूनियर के स्टाइल के अंदर कोई ऐसी बात, उसका टीचिंग स्टाइल ऐसा हो, उसका टीचिंग मेथड ऐसा हो कि उसमें सीखने को कोई चीज आपको नजर आए। अब यहाँ पर तो कोई फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट नहीं है ना, राइट। लेकिन बात क्या थी, अगर आपके अंदर जस्तजू होगी, तलब होगी, तभी आप उसको सीख पाएंगे। अच्छा, फिर उसके बाद हम एक और बात कर लें। हमने कहा कि जी फिजिकल और मेंटल एग्जॉशन हो जाती है, तो इसके अंदर ये वाली बात है कि टाइम को सही से मैनेज करो, ओके, एक्सरसाइज करो ताकि आपकी एनर्जी सही से मैनेज हो सके। इसी तरीके से आप जो है अपने कामों को छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करके भी उन चीजों को लेकर चल सकते हैं। आज के इस दौर के अंदर हमारे इस थकन की एक बहुत बड़ी वजह क्या है? इंफॉर्मेशन ओवरलोड। हम जो भी चीज देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो हमारे जहन के ऊपर अपना असर छोड़ती है। ओके, हम किसी भी चीज को आप ये ना समझे कि हम पैसिवली देख रहे हैं, हम बस देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो चीज आपके ऊपर अपना जहन पे अपना असर छोड़ रही है। आपने फॉर एग्जाम्पल देखा जी गजा में क्या हो रहा है, ईरान में क्या हो रहा है, ठीक है आप देखें, लेकिन वो चीज आपके जहन पे असर डाल रही है। आपका काम क्या है कि आप अपनी प्रायोरिटीज को तय करें। आज के दिन सबसे पहला काम जो मैंने करना है, मसलन मैंने सर तला के लेक्चर की रिकॉर्डिंग सुननी है, उसके बाद मैंने सर सफदर का असाइनमेंट करना है, उसके बाद मैंने मिस सईद फातिमा का जो लेक्चर है उसकी प्रेजेंटेशन बनानी है, राइट। सारे काम हो गए, घर के भी काम हो गए। अब मैं फारिग हूँ, ठीक है यार, अब मैं जरा देख लूँ कि ईरान में क्या हो रहा है या गजा में क्या हो रहा है। टाइम नहीं मिला, ओके, छोड़ दिया। हम लोग जब अपने सर पे इन तमाम चीजों को सवार करते हैं कि हमें पता होना चाहिए पाकिस्तान में क्या हो रहा है, हुकूमत ने क्या अनाउंस किया है, पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो गया तो लोग क्या कर रहे हैं, नतीजा क्या निकलता है कि हमारे जहन पे दबाव बढ़ता जाता है, हम अपने चीज ऊपर कामों को लाते चले जाते हैं। हमारा काम है कि सबसे पहले तो हम ये काम करें कि जो काम हाईएस्ट प्रायोरिटी का उसको पहले करें। ईरान कहीं नहीं जा रहा, गजा कहीं नहीं जा रहा, ऑनलाइन क्लासेस कहीं नहीं जा रहे, जब भी अनाउंस होगी आपके पास सर्कुलर आ जाएगा। लाजमी नहीं कि बार बार आप सोशल मीडिया चेक करते रहे, देखो तो क्या खबर आई है। आपने काम सा काम कैसे करना है जिस काम की पहले प्रायोरिटी ज्यादा है। इसके अलावा ये भी देखो कि क्या हर चीज की मालूमात को होना जरूरी है। ईरान के अंदर अगर जंग हो रही है तो क्या जरूरी है कि तुम्हें पता हो कि उसमें आज क्या हुआ, कल क्या हुआ? क्या तुम मदद करने जा रहे हो? राइट, ठीक है, आपने कहा ठीक है यार मैं महीने में एक दफा चेक कर लूंगा, पाकिस्तान की सारी खबरें जो है महीने में एक दफा देख लूंगा, पता चल जाएगा। पाकिस्तान के हालात वैसे ही ऐसे चल रहे हैं, आप एक महीने का, साल के बाद भी देखेंगे आपको ये नजर आएगा। लेकिन लाजमन तो नहीं है कि रोजाना हम उसको देखते रहे। हम लोग की जो आज के इस दौर में थकन की एक बहुत बड़ी वजह ये है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। हम बहुत ज्यादा कंटेंट, बहुत ज्यादा मवाद को समझते हैं कि ये रेलिवेंट है, और उस रेलिवेंसी वो होती नहीं है, या हम फौरन इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, लेकिन हम बस जमा करते जाते हैं अपने जहन में, हम देखते जाते हैं। नतीजे के अंदर हम कुछ ही दिनों में या कुछ ही देर के अंदर थक जाते हैं। आपको खुद ये बात नजर आएगी जब आप लोग बीमार हो और अगर मुस्तकिल मोबाइल इस्तेमाल करते रहे, आपकी एग्जाइटी में इजाफा हो जाता है, थकन में इजाफा हो जाता है। अपने घर के अंदर किसी ना किसी को आपके हाथ से मोबाइल छीनना पड़ता है कि बस मोबाइल दे दो, आराम करो दो। और फिर आप खुद देखते मोबाइल छोड़ देते, थोड़ी देर में जहन में सुकून आ जाता है।
तो ये वही वाला एंगल है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड। तो आज के इस दौर के अंदर अगर आपको लगता है कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग चैलेंजिंग है, तो आप इस बात पे यकीन रखें कि तमाम बातों का सोल्यूशन मौजूद है। टाइम मैनेजमेंट का इशू है तो टाइम मैनेजमेंट की भी बाकायदा सोल्यूशन मौजूद है। अगर आप समझते थक जाते हैं तो थकन का भी सोल्यूशन मौजूद है। आज के इस दौर में फॉर एग्जाम्पल हमें मल्टीविटामिन यूज करने चाहिए, वर्जिश करनी चाहिए, ठीक है। हमारी डाइट जो है उसके अंदर मल्टीविटामिन वगैरह मौजूद नहीं होते, जो नेचुरल डाइट है वो इतनी नेचुरल नहीं रही। हमने कहा ठीक है जी मल्टीविटामिन यूज करेंगे, हम साथ ही साथ जो है वर्जिश भी करेंगे। हमारे पास फाइनेंशियल इशू आ रहा है, हमने कहा ठीक है हम सेविंग करेंगे, अपने जो एक्स्ट्रा अखराजात उसको कम करेंगे, स्कॉलरशिप्स को सर्च करेंगे, फ्री कोर्सेज को देखने की कोशिश करेंगे। अब कोर्स एरा के ऊपर कोर्स होता है, उसकी चार्जेस होते हैं, लेकिन उसमें यह भी तरीका हुआ पाकिस्तानियों ने उनको मेल की कि जी हमारा ताल्लुक पाकिस्तान से, हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उन्होंने उसकी वजह से उनको स्कॉलरशिप खुद ही दे दी। अब उन्होंने इनिशिएटिव लिया ना कि हम उनसे कांटेक्ट तो करके देखें, शायद हमें स्कॉलरशिप मिल जाए। मेरे साथ भी ऐसा था कि मुझे कई साल पहले 20-25 साल पहले एक सॉफ्टवेयर परचेज करना था जिसकी कीमत थी $200, और उस जमाने में मेरी तनख्वाह शायद $200 बनती थी। तो मैंने उनको मेल की कि भाई मैं नहीं कर सकता, उसने कहा ठीक है फ्री में दे रहे हैं आपको। लेकिन इनिशिएटिव लिया ना, कोशिश तो की ना। तो यही वाली चीज आपके साथ भी कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। और साथ ही साथ अपने ऑनलाइन कंजम्पशन का जायजा लें कि इनमें से कितनी चीजें ऐसी हैं जिसकी वाकईतन आपको जरूरत है। हमने अपने सरों पे बहुत सारी चीजों को लादा हुआ है, बहुत सारे बोझ को लादा हुआ है। किसी का स्कैंडल हो गया, किसी का ब्रेकअप हो गया, फला फिल्म आ गई, फला फिल्म का ट्रेलर आ गया, फला में इसका आइटम सॉन्ग आ गया। इन तमाम बातों को हमने अपने सर पे इतना सवार किया हुआ है जिसकी वजह से हम लोग की जहनी थकान में, फटीक के अंदर इजाफा होता जाता है। थैंक यू।